अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी ही आयरन लेडी से जो कानूनदान है, एक एक्टिविस्ट हैं। वो बैंकिंग कोर्ट्स में भी काम करती हैं, बैंकिंग कोर्ट्स के ज़रिए इंसाफ दिलाती हैं और इसके साथ साथ वो सिविल मुकदमात भी करती हैं और इसके साथ फैमिली केसेस को भी डील करती हैं। बहुत बासलाहियत, बहुत बाहिम्मत नैयर सुल्ताना राना एडवोकेट। आइए मिलते हैं। नाज़रीन, हम एडवोकेट नैयर सुल्ताना राना साहबा के घर पहुंच चुके हैं। आइए मिलते हैं उनसे। मैडम, एडवोकेट नैयर सुल्ताना राना फैसलाबाद में एक वकालत के शोबे में बड़ा मोतबर नाम, लेकिन व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा और एक अपनी स्पेशलिटी के बारे में कि आप ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जी, मैं वैसे तो बतौर सिविल लॉयर मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया था। ज़ुबैर नबी साहब मेरे उस्ताद हैं और उस वक्त बहुत सर जो है ना बहुत काम होता था उनके पास। ऑलमोस्ट मैंने उनके बहुत पेशी लिस्ट एक दिन की 25-25, 30 केसेस सिविल के होते थे उनके पास। और उसमें सर का तरीका ये था कि वो हर जूनियर के लिए बड़ा अच्छा करते थे कि आप अपने केस सेलेक्ट करें और उसके ऊपर आपने काम करना है। तो बतौर स्पेशल अगर देखा जाए तो मुझे सिविल और फैमिली में ज़्यादा, और सर के पास फैमिली केसेस बहुत आते थे। आपने सिविल केसेस और फैमिली केसेस से शुरू किया मैंने। जी, उसके बाद भी काफ़ी केसेस किए। जी, बहुत केसेस सर के साथ मैंने किए बतौर जूनियर। और फिर तकरीबन 1.5 साल बाद फिर मेरी शादी होगी तो हम लाहौर चले गए थे। मेरे हस्बैंड वैसे तो खुशाब से ताल्लुक़ रखते थे, मेरी शादी खुशाब जोराबाद हुई थी, लेकिन हसन अख्तर जोया साहब जो हैं वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उनका वहाँ ऑफिस था। तो 2005 तक फिर हम हाई कोर्ट में रहे। फिर हम 2005 में दोबारा फिर फैसलाबाद चक्कर लगता रहता था वो केसेस के सिलसिले में। तो 2005 में फिर हमने यहाँ शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। तो 2005 से अब तक फैसलाबाद में ही है। तो आपकी खुशकिस्मती एक ये भी तो रही कि उस वक्त के बहुत बड़े कानूनदान ज़ुबैर नबी एडवोकेट साहब जो थे, जो सिविल जज भी रहे और छोड़ के फिर वकालत शुरू की। और सियासतदान भी थे, बड़े अच्छे सफ़रनामा निगार भी हैं और फैमिली केसेस के तो वो मास्टर थे। सर उसमें मैंने जो देखा ना भाई, उनका देखा और वो चीज़ मैंने किसी बंदे में आज तक नहीं देखी जो मैंने ज़ुबैर ने, और मैंने उससे सीखा है। वो ये था कि एक मेल ऑनर के साथ भी वो उसी तरह उसी लेवल पे, उसके लेवल पे जाके बात करते थे। और एक रेडी वाला वो भी सर को अपने से उतना ही करीब समझता था कि जैसे वही सर का बेस्ट फ्रेंड है, और उसके साथ उसी लेवल पे आके बात करते थे। ये चीज़ मैंने सर से सीखी। और सर हमारे सिर्फ मेरे वो सीनियर ही नहीं हैं, हमारे वो उस्ताद भी थे पंजाब लॉ कॉलेज में। और पंजाब लॉ कॉलेज में वो बड़ा अच्छा CPC वो पढ़ाते थे हमें, और टॉट वगैरह भी पढ़ाया उन्होंने। और वहीं से मैंने ये सोचा था कि अगर मैंने अप्रेंटिसशिप की फैसलाबाद में, क्योंकि बेसिकली तो मैं चाहिए तो मैं ज़ुबैर नबी साहब के साथ करूँगी, लेकिन सर रखते नहीं थे लेडीज़ को, सुकत लेडीज़ कम होती थी। तो मैं बहुत जो है मैंने अपने फादर को कहा सर की उनके साथ बड़ी अच्छी थी। फिर हमारे उस्ताद हैं रिफ़त इकबाल साहब, उन्होंने और मैडम आयशा रिफ़त ने वो और बड़ी सिफारिशों के साथ मैं सर के, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक बेहतरीन उस्ताद मिले। और मियाँ रफ़ीक बटालवी साहब होते थे। फिर सर के चैम्बर में उस वक्त के मंझे हुए सियासतदान आया करते थे। सर खुद भी चेयरमैन थे अकाउंट्स कमेटी के। तो वहाँ पर ना वैरायटी थी काम की। आज हम व्यूअर्स आपको ज़ुबैर नबी एडवोकेट साहब और कुछ और असातिज़ा मैडम के रहे जिनसे सीखा बहुत कुछ। तो ज़ुबैर नबी एडवोकेट साहब बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए, बहुत
हरदिल अजीज़ शख्सियत थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी अपने वक्त की। बैक वक्त कानूनदान भी थे, सियासतदान भी थे, लिखारी भी थे, उस्ताद भी थे कानून के, सिविल जज थे, छोड़ के वकालत की, फैमिली केसेस में बड़ा नाम पैदा किया। तो आज चूँकि वो बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए, तो हमने कनाडा से एक मैसेज मंगवाया मैडम के हवाले से कि मैडम नैयर सुल्ताना राना, जो उनके चैम्बर से जिन्होंने वकालत का आगाज़ किया या उनसे बहुत कुछ सीखा, तो वो मैडम के बारे में क्या कहते हैं। जफर डोगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी 41 की आज की मेहमान नई सुल्ताना राना एडवोकेट हैं। ये बेटी ऐसी खातून है कि जिसमें मतानत, जहानत और मशरक़ी रिवाजात का इम्तजाज पाया जाता है। बेटी नई सुल्ताना एक कामयाब वकील और बेहतरीन माँ, बहन और बेटी है। उसने अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की है अपने खावंद की वफ़ात के बाद कि वो बच्चे एक मुआशरे के नुमाया सतून बन चुके हैं। नई राना न सिर्फ एक प्रोफेशनल वकील है बल्कि जंग जिला काउंसिल की मेंबर भी रही है। नई राना का अदबी ज़ौक़ बेमिसाल है, बेहतरीन मुकर्रर है और इसी वजह से पिछले 25 साल से रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद पे इसकी आवाज़ गूंज रही है। नई बेटी मेरी लॉ कॉलेज में स्टूडेंट थी, उसके बाद मेरी एसोसिएट रही और फिर पार्टनर रही। बहुत ज़हीन खातून है। मौका को हालात के मुताबिक संभालना इसकी एक अज़ाफ़ी खूबी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नई सुल्ताना को मज़ीद कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। तो सुनिए आपने गुफ्तगू ज़ुबैर नबी एडवोकेट साहब की। मैडम बहुत खूबसूरत जज्बात रखते हैं, बहुत ही अच्छे अल्फाज में आपकी तारीफ़ की है ज़ुबैर साहब ने। एक बहुत आपके साथ जो एक उस्ताद की हैसियत से वो आपको अपनी बेटी करार देते हैं। जी बिल्कुल। कि एक बेटी की तरह उन्होंने किया काम। बहुत मेहनती हैं आप, बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी। तो एक उस्ताद की अपने शागिर्द के बारे में इस तरह की अप्रिसिएशन सुनकर कैसा लगता है? सर ये तो अल्लाह ही जानता है कि मैं कितनी खुश होती हूँ और मुझे कितना ऑनर महसूस होता है कि मैं इस सिलसिले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे उस्ताद जो हैं वो मुझे इतना ऑनर देते हैं और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। और मैं अभी अपने बेटे के साथ ही कल ही एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि मैं जब सर के पास आई थी तो मैं चिन्योट से डेली आया करती थी। सुबह मैंने आना और मैं और वो बच्चे होते थे, मेरे अब्बू के दोस्त थे, तो उनके बच्चे बीकन हाउस में पढ़ते थे, तो हमने इकट्ठा गाड़ी, एक कार होती थी उसमें वो 3 बच्चे और मैं आया करते थे, तो ड्राइवर खड़ा रहता था। तो बहरहाल उनके भी फादर ने मेरे भी बड़ा हमारे लिए किया हुआ था। तो बच्चे वो माशाल्लाह अब तो बहुत बड़े हो गए। तो उसमें मैंने सर के चैम्बर से ये देखा कि सर का मैं ना आई, कुछ दिन ईद आ गई, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ईद आ गई तो मैंने तकरीबन 8 दिन पहले ही छुट्टियां शुरू कर दी। तो सर ने 2000 की बात है और 2000 में मैंने 8 दिन पहले ही लावालीपन में जैसे छुट्टियां करते हैं, तो सर ने अपने क्लर्क को भेजा और उसे एक कार्ड दिया मुझे और साथ में एक लिफाफा था जिसमें मेरी ईदी थी। तो ईदी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं अभी अपने बेटे से जो एक्सपीरियंस कल ही बल्कि शेयर कर रही थी कि उस पर लिखा हुआ था प्यारी बेटी नैयर सुल्ताना और उसके नीचे दुआएं लिखी थी और वो ईद का। लेकिन मुझे ज़िंदगी में शायद कभी इतनी खुशी हुई हो कि जितनी मुझे वो कार्ड पढ़ के हुई थी, और मैंने अभी भी वो कार्ड संभाल के रखा हुआ है। और उस पर जो बेटी का जी उस पर जो बेटी का लफ्ज़ था वो ये सर की किताब है यादों की आगोश, और इसमें सर ने मुझे जो फ्लैप पे लिख के दिया है वो इतना खूबसूरत है। और इसके अंदर फिर सर ने मेरे ऊपर एक लिखा है खाका भी। मेरी ये खुशकिस्मती है कि इतने बड़े राइटर ने और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जो फैसलाबाद की क्रीम समझे जाते हैं, इसमें खाके जिन लोगों के लिखे हुए हैं, एक से बढ़कर एक नाम है, उसमें सर ने मुझे जगह दी है। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। और इसी तरह सर की ये किताब है सफ़र शनास।
इसकी ख़ास बात ये है कि ये सर की जब ये लिखी जा रही थी तो सर ने मुझे कई दफ़ा कहना कि इसको देखो ज़रा, कंपोजिंग में कोई मसला ना हो ये वो। तो मैं सर, मुझे ये खुशी होती थी कि सर मेरे पे इतना एतमाद करते हैं उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू की। तो ये जो सफ़र शनास है, ये एक दिन सख्त जनवरी की रात थी और अचानक 10 बजे रात के बेल हुई और मैंने देखा कि ज़ुबैर नबी साहब खड़े हैं। तो मैं हैरान हुई। तो सर ने कहा कि मैं लाहौर से ये बुक्स लेके आ रहा हूँ, और मैंने कहा सबसे पहली किताब मैंने अपनी बेटी को देनी है। मैडम ये बताइए कि आपकी तालीम मुकम्मल हुई तो उसके फौरी बाद शादी हो गई? जी तकरीबन। तो फैमिली में हुई? जी जी, नहीं आउट ऑफ फैमिली हुई थी जी, आउट ऑफ फैमिली हुई थी। और अब्बू के एक दोस्त थे, तो वो पहले चिन्योट में पोस्टेड थे, वो माइंस में थे, डायरेक्टर थे। फिर उनकी खुशाब पोस्टिंग हुई तो उनके भी फैमिली फ्रेंड थे और हमारे भी फैमिली फ्रेंड थे, और इस तरह हमारा। आपके कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे जी 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम अब्बास हसन है, छोटे बेटे का नाम हाशिर ज़ैनुल आबिदीन और बेटी हिजाब ज़ैनब है। जी, नाश्ते की मेज़ है। मोहतरमा नैयर सुल्ताना राना एडवोकेट साहबा का घर है, उनकी फैमिली है, एक बहुत खूबसूरत फैमिली जिनको बहुत मेहनत से पढ़ाया गया है जिन बच्चों को, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम के बारे में, वो एक इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं, बहुत एक बड़ी वकील हैं, ये तो सब जानते हैं। घर में कैसी हैं, बच्चों के साथ कैसा वक्त गुज़रता है, एक नरम दिल हैं, सख्त हैं, कैसी माँ हैं, खाती पीती क्या हैं, मामूलात क्या हैं, ये भी उनसे जानते हैं आज, और बच्चों से भी जानेंगे कि वो अपनी वालदा मोहतरमा के बारे में क्या उनके तासरात हैं। सबसे पहले उनके साहबजादे से बात करते हैं। कहिएगा जी, क्या इसमें काम है आपका? मैं अब्बास हसन हूँ। मैं अपनी मदर का पहला बेटा था जिसको अम्मा ने पहली दफ़ा तरबियत करने की कोशिश की। तो मम्मा को लगता था कि माँ से ही शायद तरबियत हो सकती है, तो मैंने तो अपनी वालदा को बहुत सख्त पाया। अच्छा, हमेशा मुझे नहीं याद आज तक, नहीं, इन दैट सेंस अ वेरी प्रोफेशनल लेडी। इवन आफ्टर माई फादर हमें लगा कि वी हैव लॉस्ट अ पिलर ऑफ आवर फैमिली, बट इन द लॉन्गर एंड आवर मदर बिकेम द फाउंडेशन ऑफ आवर फैमिली। वो हमें पता ही नहीं था। शी इज़ सो पावरफुल, शी इज़ सो इंटेलिजेंट, composed at all times। और मेरे लिए तो मेरे फादर रोल मॉडल थे, और मेरे फादर के बाद मेरी मदर ही मेरी रोल मॉडल हैं। मेरे में जो कॉन्फिडेंस, वो जो मार की बात आप कर रहे हैं, वो सख्ती जो थी, वो थोड़ा सा बताएं ना, बड़ी हमें दिलचस्पी इसमें। मतलब आई हैव नॉट बीन अ गुड स्टूडेंट एवर। तो मैं स्कूल नहीं जाता था बचपन में। मैं कहता था, फॉर एग्जांपल नर्सरी, प्रेप, किंडरगार्टन, जो भी क्लासेस होती थी, मैं कहता था मुझे मेरी मदर साथ जाएंगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो ये क्या करती थी, इनका ऑफिस का टाइम था 9 बजे, स्कूल का टाइम था 7 बजे। तो ये मुझे हाथ पकड़ के ऑफिस लेके जाती थी, वहाँ से हम स्कूल जाते थे। स्कूल से मैं 11:30 2 बजे जब भी छुट्टी होती थी तो ये मुझे कचहरी ले जाती थी, और मेरा नाश्ता जो था वो या तो सुबह वो ख़ुद बना के जा देती थी मुझे, और जब मैं नहीं दिल करता था तो हम कचहरी में जाके नाश्ता करते थे। और इसी तरह जब वो छुट्टी करके आती थी तो मुझे अपने साथ लेके आती थी वापस। और शाम को पढ़ाई तो मैं बिल्कुल नहीं करता था, मैं भाग जाता था, पढ़ाई से भाग जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो फिर मैंने अपनी मदर का वो गुस्से वाला फेज़ भी देखा हुआ है, जिसमें मुझे बेड के नीचे से भी घसीट के निकालेंगी, जिसमें मुझे वाइपर भी मारेंगी, जिसमें जो हाथ में, जिम्मेदार आप खुद ही थे? जिम्मेदार मैं खुद ही था, और मुझे पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता था कि ये करूँगा ना तो मुझे मार भी पड़ेगी और डांट भी पड़ेगी, और पड़ती है। और टू दिस डे आज भी अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मुझे डांट पड़ती ही पड़ती है। वाह, अच्छा, तो फिर इस डांट डपट को, इस मार पीट को आप किस तरह से लेते हैं? मैं इसको पॉजिटिव ही लेता हूँ, क्योंकि अगर ये डांट डपट, ये मार पीट ना होती तो शायद आज मैं भी ख़राब हो गया होता, शायद आज मेरी वो बाउंड्रीज, मेरी वो लिमिट्स ना होती, और मेरे वो गोल्स ना होते जो मेरे हैं आज। बेटी को दीजिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं सेकंड ग्रेड। 100 बातों की एक बात, आपकी मॉम आपकी नज़र में? मम्मा इसको जितनी मारी पड़ी है, इसके साथ जो हुए वो सब मेरे साथ नहीं हुआ। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, इन दोनों के साथ जो हुए, मेरा उससे बहुत चेंज
अच्छा, डिफरेंट रहा तजुर्बा। मतलब इन्हें मारी पई थी, मैं जो मर्जी करूँ कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप जो मर्जी करें, आपको नहीं मार बेटियों के मामले में भाई अब बेटियां ही होती हैं जी। ये देखें ना, बेटियां बस मैं खुद बड़ा जज्बाती हूँ बेटियों के मामले में। वो बड़ा एज ले जाती हैं, बेटों को डांट पड़ जाती है, लेकिन बेटियों के और वहाँ आगे बंदा थोड़ा सा हो जाता है। तो क्या इरादे हैं, क्या बनना है? मैंने कंप्यूटर वाली साइड पे साइबर सोचा है। अच्छा, बिल्कुल जी। आज तो असरे हाज़िर का सबसे ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है। गुड। तो सख्ती तो नहीं देखी आपने वालदा साहब की, लेकिन आप उनकी जो लाइफ में स्ट्रगल है उसको किस तरह से देखती हैं? मोटिवेशन आती है वो देख के कि मतलब आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, बस आपने सोचना है। इसमें मैं एक थोड़ा सा ऐड करूँगी कि ये कराटे की प्लेयर है। अच्छा। हाँ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीजन लेवल पे भी कराटे करते हैं। बहुत सारे मेडल्स हैं इसके अभी। अच्छा, आप इसी वजह से सिनेमा बाहर से बची? नहीं, ये भी हमारी अच्छा है, ये भी हमारी मोटिवेशन थी। बचपन से ये जिस स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ कराटे की होती थी। वैसे इनके फादर जो थे वो भी ब्लैक बेल्ट थे और इन तीनों को कराटे से बहुत शौक है। वेरी गुड, क्या बात है जी। कराटे तो ज़बरदस्त। और मैं तो समझता हूँ आज के दौर में हर लड़की को सीखने चाहिए। जी जैन साहब, क्या कौन से शोबे में जा रहे हैं, क्या तारीख? मैं वैसे तो अभी लॉ कर रहा हूँ, मेरा लॉ का चल रहा है, अभी 4था साल चल रहा है। टोटल 5 साल की डिग्री है, तो अभी तक तो लॉ चल रहा है। उसके अलावा अगर हॉबीज़ के लिहाज से जैसे अभी अम्मा बता रही थी, तो उसमें ये है कि थोड़ा म्यूज़िक का शौक़ है। वाह वाह, साढ़े वाली गल भी हुई। ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। हाँ, तो म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट में बांसुरी बहुत रेयर है कि मैंने देखा हो किसी को, तो उसका तो शुरू से शौक़ था। आज हम किसी स्टेज पे इस प्रोग्राम के दौरान कहीं ना कहीं आपसे सुनेंगे। आज मैं आपको अपना एक सिग्नेचर गाना है तेनू समझावा कि वो सुनाऊंगा मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा मैडम, आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये नाश्ता आप क्या, आप वैसे हैं स्मार्ट, और अक्सर हमने देखा है ख़वातीन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर मोटी हो जाती हैं। आपने बहरहाल अपने आप को मेंटेन रखा हुआ, तो ये कोई एक्सरसाइज करती हैं, खाना कम खाती हैं, क्या चक्कर है? मेरे बच्चे मुझे मोटिवेशन देते हैं। अच्छा। मेरी बेटी मुझे रोज़ वॉक के लिए लेके जाती है, और ये मेरा बेटा इसको फ़ोन करके पूछता है, और वो मुझे डराता रहता है कि मम्मा ये ना हो कि आपके पैरों से चला ही ना जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरे बच्चे मुझे मोटिवेशन देते हैं, तो इसलिए मैं फिर डर जाती हूँ, और मैं इनसे डर के। तो वैसे हमारे घर में बड़ा नाश्ता आज तो खैर मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं नाश्ता खुद बनाती हूँ। आप ये बताइए कि आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं, और आपके वालिद साहब क्या करते थे? हम जी चिन्योट से बिलोंग करते हैं, बेसिकली चिन्योट से बिलोंग करते हैं। मेरे वालिद साहब जो थे वो पहले तो वो बतौर सिविलियन ही, उन्होंने पहले पुलिस में भी रहे, फिर ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे दादा की ज़मीन भी थी और हिकमत वो करते थे। और उस ज़माने के हकीम जो हैं, आज से 100 साल पहले वो डॉक्टर की तरह ही होते थे। लेकिन मेरे जो वालिद साहब थे, उन्होंने 71 की वॉर में एक मुजाहिद फ़ोर्स बनी। 71 की वॉर से पहले मुल्की हालात के पेश नज़र अबू ने वो ज्वाइन की, और उसके बाद जब 71 की वॉर हुई है तो अबू बतौर कैप्टन उन्होंने ज्वाइन की थी, और प्लाटून कमांडर थे। तो चूँकि वो ब्रिज गिराना और ब्रिज को तोड़ते थे इंडियन, वो तो ब्रिज की हिफाजत पे वो मामूर थे। तो वहाँ वो इंडियन एक जहाज़ को उन्होंने गिराया, जिसमें कई फ़ौजी जवान जो थे वो शहीद भी हुए, कई गाजी भी रहे। मेरे अब्बू उनमें गाजी थे, लेकिन बतौर प्लाटून कमांडर थे। तो फिर उन्होंने वहाँ एक यादगार बनी हुई है, अभी भी मौजूद है, चिन्योट के पुराने पुल के ऊपर, और उस पर उन शहीदों के भी नाम लिखे हुए हैं, गाजियों के नाम भी लिखे हुए हैं, और मेरे वालिद साहब का भी नाम लिखा हुआ है बतौर प्लाटून कमांडर राना असगर अली। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिफ़त इकबाल साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आइए।
ये वो कॉलेज है जहाँ से आज से 3 दहाइयाँ पहले मोहतरमा नैयर सुल्ताना साहबा ने लॉ किया था, कानून की तालीम हासिल की। आज 30 साल के बाद दोबारा उसी कॉलेज में पहुँचे हैं। वही रिफ़त इकबाल साहब जो रूहे रवां हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, पूरे फैसलाबाद रीजन को भी देखते हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा हैं। यहाँ जब हम पहुँचे तो बहुत ही जज्बाती सीन है। आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि इतने अरसे के बाद जब मुलाकात हो, राब्ते तो रहते थे लेकिन बहुत वो उस दौर में पहुँच गए जब वो इस कॉलेज में एक स्टूडेंट के तौर पे हुआ करती थी। तो आज शेयर करते हैं उनसे, कहते हैं कि हमें बताएं कि क्या यादें हैं, क्या माहौल होता था जब नैयर सुल्ताना साहबा स्टूडेंट हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत तवील अरसा हो गया, 3 दहाइयाँ गुजर गईं। मैडम यहाँ कभी पढ़ा करती थीं, अब उनकी साहबजादी भी आपके पास स्टूडेंट हैं। आपका ताल्लुक़ उसी तरह बरकरार है, हमारी भाभी मोहतरमा का भी ताल्लुक़ उसी तरह उनसे बरकरार है। तो इस ताल्लुक़ की मजबूती की रीज़न क्या है? आपने अभी आगाज़ में कहा कि जज्बाती सा मंज़र है। शायद मैं जज्बात कंट्रोल ना कर पाऊँ, तो मैं उसके लिए एडवांस माज़रत चाहता हूँ। एक बाप, एक माँ, एक उस्ताद जब 30 साल बाद अपने स्टूडेंट को इस तरह कामयाबियों की बुलंदियों पे देखे और फिर वो उसी जगह उसे मिले जब वो एक स्टूडेंट के तौर पे आए, और फिर इत्तेफाक देखिए कि 30 साल बाद उसी की बेटी उसी कॉलेज की स्टूडेंट हो, तो क्या फीलिंग्स होंगी। वो कहते हैं ना कि आप तो जी नाना उस्ताद हुए, दादा उस्ताद हुए, तो शायद ये फ़िक्रे हमारे पे जो है पूरे उतरते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बाप, कोई उस्ताद जब अपने प्यारे बच्चों को अपने से बुलंद मुकाम पे देखता है, आला मुकाम पे देखता है। आज माशाल्लाह नैयर सुल्ताना हमारे शहर फैसलाबाद की एक पहचान है, और मैडम आयशा रिफ़त साथ हैं जिनका ताल्लुक़ इनसे बिल्कुल बहनों वाला, एक उस्ताद के साथ साथ ये छोटी बहनों की तरह इनके साथ टाइम गुजरा हुआ है। मैडम आयशा का भी जिक्र हुआ, मैडम आसमा इनकी छोटी बहन, ये क्लास फेलोज इन्होंने इकट्ठा लॉ भी किया यहाँ से, तो इसलिए मैडम का ताल्लुक़ तो मेरे से भी ज़्यादा इनसे है। और अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो मैं अभी मज़र साहब को कह रहा था कि यार कैसा इत्तेफाक है, ये आपने यादों के सारे जो हमारे ना जो पुराने वो यादें हमारे सामने रख दी और एल्बम्स खोल दिए। तो मुझे लगता ही नहीं है कि 30 साल कैसे गुजर गए। ये मुझे आज भी हर फंक्शन पे वो एक एक्टिव सा टोला, वो एक डिसेंट सा टोला, वो हमारी आज की आप नैयर को देखते हैं ना, हमने तो 30 साल पहले देखा। खुदा जानता है कि खुदा ताला ने वो सलाहियतें उस वक़्त ही दे रखी थी हमारी इस बेटी को, हमारी इस बहन को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। रिफ़त इकबाल साहब को वैसे तो आप जानते हैं, पूरा फैसलाबाद जानता है, पाकिस्तान भर के तालीमी हल्के ख़ास तौर पे जानते हैं। मैडम से बात करते हैं। मैडम आयशा रिफ़त इकबाल साहबा, कुछ ना कुछ थोड़ी सी 1-2 यादें शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैं मैडम का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जब हम आए हैं यहाँ पर तो लॉ कॉलेज था, उसके साथ कॉमर्स का कैंपस था। तो अब तो मैडम ने माशाल्लाह जो मैंने देखा, इनको हम देख के इनके एवरीथिंग, फैशन से लेके इनकी इंटेलिजेंस तक हर चीज़ परफेक्ट होती थी, और ये हमारी इंस्पिरेशन थी। और उसके बाद फिर इन्होंने अपने आप को प्रूव कैसे किया कि गर्ल्स का अलग से कैंपस इन दोनों मियाँ बीवी ने डिज़ाइन किया यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पर सरकारी कॉलेजेस तो थे गर्ल्स के, लेकिन हम जब आईकॉम में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते थे तो हम उस वक्त भी नोटिस करते थे, क्योंकि हम लॉ करने ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, वो मैट्रिक के बाद आए थे बच्चे, तो हमें महसूस होता था कि गर्ल्स का अलग होना चाहिए। तो मैडम को भी मैडम ने सबसे पहले इसको रियलाइज़ किया, और मैडम ने फिर गर्ल्स के कैंपसेस अलग बनाए। ये वो क्लासरूम था जहाँ 30 साल पहले मैडम नैयर सुल्ताना राना एडवोकेट यहाँ ज़ेर तालीम थी, कानून की तालीम हासिल कर रही थी। और मैडम, क्या महसूस हो रहा है 30 साल बाद उसी क्लासरूम को देखते हुए, उन्हीं असातिज़ा की माहियत में, उनकी निगरानी में, उनकी सरबराही में? आज बड़े आयशा की और सर की मोहब्बत और ऑनर देने पे मैं बहुत सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ,
और यहाँ पर इस वक्त इस आपके साथ और आपके इस प्रोग्राम के साथ मौजूदगी स्पीचलेस। ये कॉलेज की लाइब्रेरी है जो 30 साल पहले भी यही थी जब मैडम यहाँ पढ़ती थी। मैडम क्या याद आता है आज से 30 साल पहले इसी लाइब्रेरी में बैठा करती थी? जी बिल्कुल, किताबें मुझे इशू वो करवाती सब थी? फ्रेंड्स याद आ रही हैं अपनी, और हम सब मिलके आया करते थे। और मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो तो लॉ की बुक इशू करवाया करती थी, बुक्स। और इस यहाँ बहुत नादिर ख़जाना था लिटरेचर की बुक्स का, और मैंने यहाँ जितनी लिटरेचर की बुक्स थी सब मैंने अपने हॉस्टल में बैठ के पढ़ी। और लॉ, वो मुझे कहती थी कि लॉ की बुक क्यों नहीं इशू करवाती, लिटरेचर की क्यों कर। बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी थी, और आज भी उसका वही फॉर्मेट है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और मैडम मैंने आपके ड्राइंग रूम में आपके हस्बैंड की तस्वीर देखी, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत थे, जी। बड़े बहुत ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी थी। जी जी। तो इस शादी में कोई, जो आपकी शादियों से हुई, तो कोई पसंद का भी दखल था? हमारी शादी में पसंद का ऐसे दखल था कि रिश्ता जो हुआ वो तो अरेंज ही हुआ, लेकिन जाहिर है कि मेरे वालिद साहब एक बहुत अच्छे और ब्रॉड माइंडेड और थे, तो उन्होंने लेकिन बुलाया हसन साहब को और उनकी फैमिली को। अब्बू के कोई जानने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि अब्बू को वकालत से बहुत मोहब्बत थी और वकीलों को भी बड़ा पसंद करते थे। तो मुझे भी उन्होंने जैसे वकील बनाया, तो उनका था इरादा शायद कि वो दामाद के तौर पर भी किसी वकील को पसंद करेंगे। तो वो जौहराबाद खुशाब से मेरे हस्बैंड का ताल्लुक़ है। लेकिन हमारा रिश्ता तो अरेंज मैरिज हुआ, लेकिन सारी उम्र हमारी ऐसे ही गुजरी कि जैसे वो पसंद की शादी वालों की भी ऐसे नहीं गुजरती, जितनी अच्छी और कामयाब लाइफ हमने गुजारी। स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद मोहतरमा ताबिंदा बेदार बख्त, उनसे मिलने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ बहुत वक्त गुजरा है मैडम नैयर सुल्ताना राना एडवोकेट साहबा का। यहाँ कानूनी मशवरे दिया करती थी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, और बहुत पॉपुलर था उनका प्रोग्राम। आइए कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। जी, ये वो यादगार इमारत है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत है। फैसलाबाद में रेडियो पाकिस्तान की खिदमत पे बहुत कुछ कहा और लिखा जा सकता है, इतना अजीम अदारा है ये पाकिस्तान का। तो आज हमारे साथ बहुत ही एक डायनेमिक पर्सनैलिटी मौजूद हैं, मोहतरमा ताबिंदा बेदार बख्त, जो स्टेशन डायरेक्टर हैं रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की। वो जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि मैडम यहाँ जो प्रोग्राम किया करती थी उससे किस तरह से फ़ायदा होता था व्यूअर्स को, लिसनर्स को बड़े पैमाने पर। तो आज कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं कि जो रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए कानूनी मशवरे लोगों तक पहुँचते थे, मैडम नैयर सुल्ताना राना एडवोकेट साहबा उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट करती थी। मैडम कहिएगा, एक बहुत बड़ा नाम हमारे शहर का कानूनदान बरादरी से, कम्युनिटी से, तो इनकी सर्विसेज और यहाँ जो रोल रहा इनका, आपकी नज़र से देखें तो किस तरह नज़र आता है? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैडम एडवोकेट नैयर सुल्ताना राना साहबा जो हैं इंतहाई बावकार, मतीन, और इनकी जो गुफ्तगू रेडियो पाकिस्तान से जो ये प्रोग्राम करती रही हैं, वो इनकी इस तरह की गुफ्तगू होती थी कि उससे हमेशा सामाइन बहुत इम्प्रेस हुए। और फिर ख़ास तौर पे आपने भी ये तारफ़ इनके हवाले से दिया, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस वक्त मैं प्रोड्यूसर होती थी ख़वातीन के प्रोग्राम की, तो इतनी इनकी खिदमत हैं कि आज हम काम करते करते जो है स्टेशन डायरेक्टर हो गए हैं। तो मैडम का जो है सबसे ज़्यादा इनकी ये बात मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि कैसे भी हालात क्यों नहीं हैं,
कितने भी मसरूफ़ियत है, मैडम ने हमेशा इस इदारे के लिए टाइम निकाला है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसी जो शख्सियात हैं जो कि अपने अंदर एक ख़ास कशिश रखती हैं, एक नॉलेज रखती हैं, तो वो जो है हमेशा मीडिया पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहती हैं। रेडियो पाकिस्तान के लिए इनका जो काम है वो आप ये समझ लें कि 20 साल से भी ज़्यादा काम है इनका जो इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। मैडम आप अपनी यादें कुछ शेयर करेंगी? कैसा वक्त था, कितने साल गुजार दिए और कितना रेडियो के लिए काम करना कैसा लगा? मेरा रेडियो मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था, बचपन से मैं रेडियो बहुत सुना करती थी। और मैं जब एफए में थी तो हमारे चिन्योट कॉलेज का एक ट्रिप कहीं जाना था, तो चूँकि जैसे मैंने पहले कहा ना थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि हमें रेडियो का विज़िट कराएं। लड़कियां जाती हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में और फलाने बाग में और फलाना, तो मैंने कहा नहीं मैडम, एक रेडियो का विज़िट फैसलाबाद में रखें। तो मैंने सबसे पहले रेडियो स्टेशन की इमारत को, जब मैं सेकंड ईयर में थी और ये शायद 91 की बात है, 92-91 की बात है, मैंने तब विज़िट किया। मेरा जो पहला प्रोग्राम था वो जिस दिन एटमी धमाका किया है पाकिस्तान ने, 98 में मेरा पहला प्रोग्राम था रेडियो पे, और वो मैं ज़ुबैर नबी साहब के साथ आई थी। बेशक बाहर पहुँचे हैं, वकला के बैठने की जगह, उनके दफातर, उनके चैम्बर्स, यहाँ लेयर क्लब में भी चलेंगे और मैडम के चैम्बर में भी जाएंगे। आइए चलते हैं। कुछ अर्सा से फैसलाबाद में और ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ख़वातीन जहाँ मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, वो वकालत के पेशे में भी आ रही हैं। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों को इंसाफ दिलाते हैं कानून के ज़रिए। तो आज ऐसी ही कुछ ख़वातीन कानूनदान मौजूद हैं इस क्लब में, जहाँ हम मौजूद हैं इस वक्त। मैडम की दोस्त हैं, मैडम के इनकी ग्रुप फ़ेलो हैं, बल्कि क्लास फ़ेलोज़ भी हैं, एक ही कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, उसी वक्त की दोस्तियां चली आ रही हैं। और ये इतना तवील रफ़ाकत जो है, इसमें इनका ताल्लुक़ मज़बूत हुआ है, कमज़ोर नहीं पड़ा। तो आज मोहतरमा नैयर सुल्ताना राना साहबा के बारे में, उनकी दोस्तों की आरा जानते हैं, उनके तासरात जानते हैं कि वो उनको किस नज़र से देखती हैं, उनके क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की मेहमान शख्सियत आपकी दोस्त हैं जी जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं इनके बारे में ये कहूँगी कि ये दबंग खातून है। दबंग वकील तो थी, दबंग खातून है। जिस तरह इन्होंने अपने हस्बैंड की वो बीमारी में जिस तरह इन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, और उनकी डेथ के बाद जिस तरह इन्होंने अपने बच्चों की लुक आफ्टर की, और जिस तरह उन्होंने उन बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया है ना, मैं समझती हूँ कि कम ख़वातीन जो होती हैं प्रोफेशनल भी हों तो ये एक तरह से कमर टूटने वाली बात होती है। लेकिन ना सिर्फ मैडम खड़ी हुई, उन्होंने अपने बच्चों के लिए वैसे ही फादर भी बन गई। मैं अनोशियन डीम एडवोकेट, और मैं जीसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी और काफ़ी कॉलेजेस में पढ़ाती हूँ। नैयर के साथ जो ताल्लुक़ है, देखें, एक्टिव लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल ये किसी वकील का ख़ासा है। और अपने दोस्तों में आपको कभी भी खामी तो नज़र नहीं आती, लेकिन ये दो चीज़ें हैं जो कि मुझे इसमें ख़ास नज़र आती हैं कि एक, इन्होंने बात को सुनी अनसुनी नहीं करना, और दूसरा, कुछ लोग होते हैं कि आज हफ्ते बाद कुछ है, 2 हफ्ते के बाद कुछ है, सालों से इनकी वैसे ही ये हैं जैसे कि मिली। मिसेस नगीना मुनव्वर एडवोकेट। मैडम नैयर की और मेरी रफ़ाकत उतनी ही पुरानी है जितनी मेरी इस कचहरी के साथ रफ़ाकत है। 2001 से लेकर आज 2026 हो गया। मैं इनकी क्लास फेलो नहीं हूँ, हम यहाँ कचहरी की फ्रेंड्स हैं। तो जितना मैं इनकी शख्सियत के बारे में जानती हूँ, ये एक मुखलिस दोस्त, काबिल वकील और बहादुर माँ और बावकार प्रोफेशनल ख़ातून है। राहिला अफजल एडवोकेट। मेरा मैडम नैयर सुल्ताना से ताल्लुक़ उस वक़्त से है जब हम कॉलेज फेलो थे। मैं इनसे सीनियर हूँ, ये हमारे साथ जूनियर थी, लेकिन हम बिल्कुल इसी तरह था कि ये हमारा एक ग्रुप
बहुत कॉलेज में मशहूर था कि जी ये एक ज़िंदा दिल लोगों का जो है ना ये ग्रुप है, और हम वहाँ कॉलेज में भी बहुत हल्ला गुल्ला करते और हमारा सबका जो है ना स्टडी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता। तो बतौर फ्रेंड ये बहुत अच्छी है कि मुखलस, सिंसियर और बाहिम्मत। शमा नाज एडवोकेट पे मैडम नैयर के साथ तकरीबन 25 साल से तो रिलेशंस हमारे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस हैं। अभी 3-4 साल से मैंने देखा है कि इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली अपने हालात को फेस किया है, अपने प्रोफेशन को भी, अपने घर को भी, अपनी हर चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली फेस किया है। आज से कुछ साल पहले की बात है कि एक दिन मैंने मैडम नैयर से मैसेज किया। मैंने कहा नैयर आज हमारी जो है वो हम जब 10 इयर्स कंप्लीट होते हैं तो फिर एक मैसेज करते हैं कि आज हमारी फ्रेंडशिप को ना इतना टाइम हो गया। तो मैंने कहा कि मैडम आज हमारी जो है ना जो हमारी चल रही है ये 20 इयर्स हो गए। फिर एक ऐसा टाइम आया कि 24 इयर्स हो गए। तो फिर मैडम ने मुझे कहा, कहती हैं कि समिया अब ना हम फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि जब इतना वो लॉन्ग टर्म चलता है आपका सिलसिला, आप 25 साल तक पहुंच जाते हैं तो फिर वो दोस्ती जो है ना वो फिर एक और रिश्ते में बन जाती है। और वाकई ऐसा ही है, हम कॉलेज के ज़माने से इकट्ठे जा रहे हैं साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड भी हैं, बहन भी हैं छोटी, और बहुत मुद्दत से जानते हैं इन्हें माशाल्लाह। इनके मियाँ जो है वो भी हमारे भाई थे और बड़ी कॉम्पिटेंट एडवोकेट हैं, और मैं तो पर्सनली इनकी बहुत फ़ैन भी हूँ समझे। मेरा नाम शहज़ादी याकूब है, और नैयर मैडम के लिए मैं क्या अल्फाज चुनूँ ये मेरी समझ से बाहर हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ये एक क्या कहा जा सकता है कि फुल पैकेज हैं। ये बहन भी बेहतरीन, दोस्त भी बेहतरीन, और बेहतरीन एडवोकेट साहबा हैं, और बेहतरीन लोगों को डील बेहतरीन उनके अंदर से जाकर उनकी परेशानी को देखती हैं और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर पेन लेती हैं बहुत ज़्यादा। ये मेरी इन फ्रेंड्स ने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया। ये तो मुझे कह रही है ना कि मेरे अंदर बड़ी हिम्मत है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जैसे शमा है, शमा ने हम खुद सक्सेशन लोगों को लेके देते हैं। तो मैंने शमा को कहा, मैंने कहा शमा मुझे समझ ही नहीं आ रही। शमा ने मुझसे कागज़ लिए और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे उस दिन पता चला जिस दिन सक्सेशन सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था। समिया को मैंने कहा, समिया ने वहाँ जौहराबाद आई, तो मैंने इसे कहा कि एक दिन आई तो मैंने कहा कि पता नहीं अब क्या मामलात होंगे, अब क्या करना है। तो बार के जितने भी मामलात थे या बार से जो भी ड्यूज़ थे हसन साहब के, ये मुझे पता नहीं चला। वो सब समिया ने, मेरे इन सब दोस्तों ने, मुझे पता ही नहीं चला किसी बात का। हम पहुँचे हैं मोहतरमा नैयर सुल्ताना राना एडवोकेट उनके ऑफिस में, उनके चैम्बर में। आइए आपको उनके चैम्बर लिए चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से दाद रसी करती हैं कानूनी इमदाद लेने के लिए आने वालों की। मैडम, इस शोबे में आना आप ज़ाती फैसला था या फैमिली का था? नहीं, ज़ाती फैसला नहीं था, बल्कि फैमिली का भी ऐसे नहीं था। ये मेरे अब्बू का फैसला था। मेरे वालिद साहब जो थे, उन्होंने, मेरा इकोनॉमिक्स में एडमिशन हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो अब्बू मेरे साथ ही थे। तो जब लिस्ट में मेरा नाम आ गया तो अब्बू कहते हैं हो तेरा तना आ गया है। तो मैंने कहा क्यों नहीं आना था? कहते नहीं, मेरा ख्याल है कोई नहीं आना, यानी ऐसे पंजाबी में। मैंने कहा क्यों, तो क्या चाहते थे आप? कहते मेरा ख्याल ये था कि तुम्हें LLB करना चाहिए। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में हम खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा मुझे पहले ही कह देते। फिर कहते नहीं, मैं कहता हूँ कि बच्चों को उनकी खुशी भी पूरी करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल था तुम्हारी खुशी लेक्चरशिप में है,
तुम एमए इकोनॉमिक्स करना चाहती हो तो तुम्हारा कौन सा नाम आ जाना, पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है वो शायद ना आए, तो लेकिन मैं अब मेरिट में ना, तो मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें एलएलबी करना चाहिए। तो मैंने कहा ये चाहे लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया, लेकिन अब एलएलबी होगा। तो मैडम अब तक आप बैंकिंग के केसेस भी कर चुके हैं, सिविल केसेस भी, फैमिली केसेस भी कर चुकी हैं, तो इसमें आपका अपना शौक़ क्या है, कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं आप? मेरा जो अपना शौक़ है, मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन के मसाइल हैं ना, अगर कोई ख़ातून किसी मसले में है तो मैं उसका काम शौक़ से करती हूँ। बैंकिंग सेक्टर में मैंने बताया कि अगेंस्ट बैंक चूँकि मैं करती हूँ ज़्यादातर, और वो पहले ज़्यादा करती भी रही हूँ, तो उसमें वो एक और फील्ड है, वो एक और तरह से है। लेकिन फैमिली केसेस को मैं ऐसे डील करती हूँ कि सब वकील समझते हैं कि ये बहुत आसान केस है, और लेकिन मैं इसको आसान नहीं समझती, ये बड़ा सेंसिटिव होता है मैटर। अच्छा मैडम, ये भी फरमाइए कि फैमिली केसेस की बात चली तो एक हमारे यहाँ कई दफ़ा रिपोर्ट्स ऐसी सामने आती हैं कि जिसमें सेपरेशन के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रही है तादाद, वो तलाक़ की सूरत में हो, वैसे अलहदगी की शक्ल में हो, तो इसकी वजूहात आपके पास जब आती हैं तो आम तौर पे किस किस्म की वजूहात होती हैं? इसमें सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो है ना, ये मोबाइल फ़ोन, तलाक़ की सबसे बड़ी वजह। सो मच सो कि अब ये जो मोबाइल है इसके अंदर एक जहान आबाद है। वो जैसे हम पुराने वक्तों में पढ़ते हैं ना, जामे जमशेद होता था, वो जमशेद उसके अंदर देखता था और सारी दुनिया के हालात। ये हमारा जामे जमशेद जो है ना, इसने लोगों की ज़िंदगी अजाब कर दी है। सो मच सो कि मैंने खुद एक दफ़ा देखा कि एक आदमी ने अदालत में, जज उनकी मसालत कराया, उसने कहा तू फ़ोन रखना है या बीवी ने उन्हें क्या कि या तू खामद रख ले, खामद ने कहा तो क्या फ़ोन रख ले, उन्हें क्या मैं फ़ोन रखना, खामद नहीं रखना। लेकिन क्या रुलते भी तो बहुत हैं बाज़ औक़ात, जो ख़वातीन बाज़ औक़ात वक्ती तौर पे गुस्से में आके अदम बर्दाश्त के नतीजे में डाइवोर्स हो जाती है, घर अलहदगी हो जाती है, लेकिन ऐसे भी मामला होते हैं, बाद में पछतावे होते हैं, बच्चे रुल जाते हैं, और फिर कई ख़वातीन को ये भी कहते सुना कि मैं थोड़ा सा सब्र कर लेती तो शायद मैं कर सकती थी, मैंने गलती की। तो इब्तदाई जो चंद साल होते हैं उनमें बड़े ठहराव के साथ एक सबसे अहम बात, और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, अगर कोई ख़ातून आती है मेरे पास डिवोर्स के लिए, तो या ख़र्चे के लिए, या अपने ससुराल से खामद से बहुत तंग होती है, मैं उसे ये मशवरा देती हूँ कि तुम अभी तलाक़ ना लो। और मैं सबको ये कहूँगी कि अभी तुमने घबरा के तलाक़, अभी तुम 6 महीने अपने माँ बाप के घर रह के देखो। अगर तुम ये समझती हो, और उनको बताओ कि मैंने अब अपने घर वापस नहीं जाना, लेकिन अपने लिए ज़हनी तौर पे वापसी के दरवाज़े बंद ना करो। जब वो अपने घर में बताती है कि मैंने अब वापस नहीं जाना, तो फिर 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 6 दिन में उसके साथ जो हशर होता है, वो फिर आके खुद कहती है कि इससे बेहतर है कि आप मुझे मेरी सुलह करा दें। फैसलाबाद की एक बहुत ही मुमताज़ ख़ातून वकील भी हैं, एक प्रोफेशनल हैं, बहुत फैसलाबाद का मोतबर नाम, एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी की साहबजादी, और बहुत बड़े पैमाने पर वो भी ख़वातीन के लिए, इंसानियत के लिए बड़ी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। मोहतरमा उज़्मा फ़िदा ख्वाजा एडवोकेट, वो भी मौजूद हैं यहाँ, कुछ गुफ्तगू उनकी भी करते हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि वो नैयर सुल्ताना साहब को किस तरह से देखती हैं। अगर ये बीमार हो या कुछ हो, मैं इसको 1.5 माह फ़ोन ना करूं, मगर उस वक़्त मैंने ऑटोमेटिकली इसको फ़ोन करना होता है। तो हम अगर एक दूसरे के लिए एक थेरेपी का दर्जा रखती हैं, और गुज़श्ता मतलब अब तो 20-22 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो हम दोनों इकट्ठी हैं। जब हसन भाई जो हैं वो बीमार हुए, मैं भी इस्लामाबाद जाती रही, और मैंने इसको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला करते, उनकी देखभाल करते, और उनके सामने मजबूत रहने का, अपने आप को मजबूत दिखाने का मैंने ऐसा मुजाहरा देखा जो मैंने किसी में नहीं देखा। मैं हैरान थी कि इसको सब पता है, मगर उसके बावजूद इसने पूरी जान फशानी से उनकी
तीमारदारी की, बच्चों को संभाला। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेजेस के पेपर थे उन दिनों, और मतलब एक माँ की, एक हम छोटे होते फिल्म देखते होते थे मदर इंडिया, शी सीम्स टू बी लाइक दैट, कि पाकिस्तानी मदर ऐसी ही होनी चाहिए। मैडम की एक दोस्त हैं शहज़ादी साहबा, उनके हस्बैंड मोहम्मद बिलाल सहगल एडवोकेट, जो फैमिली फ्रेंड हैं हसन साहब के, मैडम के, और ये पूरा जो ग्रुप है उसके एक जैसे एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। तो बिलाल सहगल साहब से जानते हैं कि वो मैडम नैयर सुल्ताना साहबा के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, क्या जज्बात हैं उनके। जी मैं तो सबसे पहले तो बड़ी खुशी है हमारे लिए भी और फैसलाबाद के लिए भी कि ये एक ऑनर की बात है कि आज हम मैडम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक बाहिम्मत, बाकिरदार और एक ऐसी ख़ातून हमारी डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं जिन पे हम सबको फ़ख्र है। इनके हस्बैंड भी, और इनसे हमारी 25 साल की शनासाई है, मैं और हमारी फैमिली है ये। मैडम नैयर सुल्ताना को फैसलाबाद की पुरानी इमारतें, पुराने मोहल्ले, पुरानी गलियां, वो उनकी याद सताती है, तो फिर लायलपुर पिक्चर गैलरी देखने आ जाती हैं। मैडम ये पुरानी इमारतें आपके लिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो आप जानती होंगी जो शायद ऐसी इमारतें भी हैं जो अब नज़र नहीं आती जी जी आज के दौर में हमें। तो आप घंटाघर के इर्द गिर्द, टेगलसपुरा, धोबी घाट, जी जी ये सारे इलाके तो आपने देखे हुए होंगे जी, पहले। जी। मुझे असल में ना पुरानी इमारतें वैसे ही बहुत पसंद हैं, और मुझे ये यहाँ आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई विज़िट का प्रोग्राम है तो बशीर एजाज साहब, मियाँ बशीर एजाज साहब बड़े भाइयों की तरह हैं हमारे, तो यहाँ कोई भी मेहमान आता है तो मेरा ये दिल चाहता है कि वो इस पिक्चर गैलरी को ज़रूर देखे। ये एक पिक्चर गैलरी नहीं बल्कि फैसलाबाद की तारीख़ है। ये तो एक ऐसा कारनामा आपने कर दिया है, अंजाम दिया है कि बस मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लें भी इससे मुस्तफ़ीद होती रहेंगी, और वो तमाम लोग जो फैसलाबाद की तारीख़ जानना चाहते हैं, फैसलाबाद को उसकी ओरिजिनल शक्ल में भी देखना चाहते हैं कि माजी में फैसलाबाद, लायलपुर कैसा होता था, तो अगर वो ऑन ग्राउंड उस तरह की वो इमारतें मौजूद नहीं तो कम से कम एक ऐसी जगह आपने बना दी जहाँ उसकी पूरी झलक उसी तरह नज़र आती है। तो आज मैडम आई है, तो मैडम से आपका भी बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बहुत अरसे से जानते हैं, और आपकी और मैडम की एक खूबसूरत यादें ज़ुबैर नबी साहब की शक्ल में भी मौजूद हैं। तो मैडम के हवाले से कुछ कहेंगे? बेसिकली मैडम से तो तारुफ ज़ुबैर नबी एडवोकेट हमारे भाई हैं, उनकी शिगिर्द हैं, उनकी मार्फत से हुआ। बहरहाल इन्होंने कुछ शिगिर्द ऐसे होते हैं जो आगे लेकर जाते हैं उस्ताद की बातें, लेकिन इन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि मज़ा आ गया। इन्होंने वकालत में एक नाम पैदा किया, और एक ट्रेजिडी हुई जो बहुत सारी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता है, इनके मियाँ की। हसन जोहर साहब से भी मेरा बड़ा तल्लक था, हम आखिरी वक्त में उनके साथ रहे हैं। तो मैं इनके चैम्बर में मौजूद था, तो वो बीमार थे, वो हल्का सा ना कोई, इन्होंने मुझे कहा जो किताबें लेने गए हैं, तो वो किताबें बाज़ार से लेकर आए तो थक गए हैं। मैंने कहा ये तो एक आधे मिनट की बात होती है, इसमें तो कोई इतना वज़न नहीं है। और मुझे वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। एक बात इन्होंने पकड़ा हुआ था, एक उन्होंने पकड़ा, मैंने पकड़ा हुआ था। तो हसन जोया को मैंने बिठाया, बहुत बड़ा नाम था, बड़े अच्छे राइटर भी थे वो। तो ये भी माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी एक वकालत में इन्होंने नाम पैदा किया। ज़ुबैर साहब के बाद इन्होंने जो वकालत की है कोई उंगली नहीं उठा सकता, वरना अब तो जो वकला का हाल है आप जानते ही हैं, लेकिन वकील वही है जो कामयाब वकील है। तो इन्होंने बड़ा नाम पैदा किया।
मैडम के भाई मारूफ शायर शकील जाज़ब साहब इस्लामाबाद से ख़ुसूसी तौर पर आज उनसे मिलने आए हैं। उनके एजाज़ में खाने का अहतमाम किया गया है। आइए आपको लिए मैडम नैयर सुल्ताना साहबा की छोटी बहन इस वक्त खाने की मेज़ पे मौजूद हैं। कुछ बातें उनकी भी मिस नाहिद कहिएगा जी। आप बड़ी बहन आपकी बड़ी दबंग खातून हैं, बड़ी ज़बरदस्त लॉयर हैं, कानून के ज़रिए इंसाफ दिलाती हैं लोगों को। बड़ी इनकी हमने जो आज दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी हैं उसमें तो बड़ी हमें एक पुरज़्म बाहिम्मत खातून नज़र आई। आपका बचपन, आपका लड़कपन, जवानी, पूरी यादें किस तरह की हैं इनसे? नैयर आपी के साथ हमारा बहुत अच्छा वक्त, बहुत अच्छा, एक गोल्डन टाइम जिसे हम कहते हैं। बल्कि आज अगर हम छोटे बहन भाई ये समझें कि हम जिस स्टेज पर भी हैं, हम अपने इन्हीं दोनों बड़े बहन भाइयों को देख कर बने। और ये शकील भाई और नैयर आपी हमारे लिए रोल मॉडल हैं। स्पेशली नैयर आपी क्योंकि ये सबसे बड़ी हैं, शकील भाई से भी बड़ी हैं। तो जो ये किया करती थी तो हमें ऐसे ही लगता था कि यही दुरुस्त है, और ये कभी गलत करती भी नहीं थी जब वक्त ने साबित किया। तो आज हम लोग बहुत प्राउड हैं, और मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं इनकी छोटी बहन हूँ। मेरे बड़े भाई शकील भाई हैं और मेरी बड़ी बहन नैयर सुल्ताना राना। क्या बात थी, ज़बरदस्त। शकील जाज़ब साहब आज फैसलाबाद तशरीफ़ लाए हैं। मैडम के भाई हैं और एक मुशायरे में भी शिरकत करनी है उन्हें, और उनके साथ साथ मुल्क के मुमताज़ शायर अंजुम सलीमी साहब भी आए हुए हैं आज। तो आज उनसे भी हम कुछ कलाम सुनेंगे। सबसे पहले शकील जाज़ब साहब से बात करते हैं कि वो अपनी बहन के बारे में, जो ज़ाहिर है एक बहन भाई का जो रिश्ता होता है कितना पाकीज़ा, मुक़द्दस और कितनी मोहब्बत और चाशनी होती है इसमें, वो अपनी बहन के बारे में क्या कहते हैं, और फिर उनसे कुछ कलाम सुनते हैं। शकील जाज़ब साहब। बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा और नैयर का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है एज का। तो जो बहन भाई साल 2 साल का फ़र्क होता है तो वो थोड़ी सी उनका एक ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होता है और ज़्यादा वो एक दूसरे के क्लोज़ होते हैं। क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो उनसे मेरा काफ़ी 7-8 साल का फ़र्क है, तो उसमें वो फिर ये महसूस होता है कि जो बहन भाई बिल्कुल पास होते हैं एज के लिहाज से, उनकी एक ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी रहती है और ज़्यादा एक दूसरे के साथ उनका इंटीमेसी भी होती है। तो बचपन से ही मतलब एक तो ये था कि घर का माहौल हमारे वालिद साहब ने ऐसा बनाया हुआ था कि वो टिपिकल एक जो पढ़ाकू माहौल तो आप उसे नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती थी, सरगर्मियाँ होती थी, जो गैर निसाबी सरगर्मी, उस पर भी हमें हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे, ख़ास तौर पे वालिद साहब। तो आज हमें अपना कोई ऐसा कलाम जो आपको खुद बहुत पसंद हो सुनाइए। मुझे तो सारा ही कलाम पसंद है अपना। नहीं, जो मैंने कहा बहुत पसंद हो। तो अभी एक ताज़ा जो गज़ल है उसके मैं कुछ शेर आपको सुना देता हूँ। इरशाद। जो हक की राह चले बेखतर चला जाए, जो हक की राह चले बेखतर चला जाए, बेखतर चला जाए। जो हक की राह चले बेखतर चला जाए, वो सर बुलंद है इसमें जो सर चला जाए। ओए होए होए, वाह 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 वाह। जो हक की राह चले बेखतर चला जाए, वो सर बुलंद है इसमें जो सर चला जाए। हमारा काफिला करबो बला से गुजरेगा, वाह वाह वाह। हमारा काफिला करबो बला से गुजरेगा, जिसे अजीज हो जान छोड़ कर चला जाए। क्या बात, क्या बात। हमारा काफिला करबो बला से गुजरेगा, वाह वाह। जिसे अजीज हो जान छोड़ कर चला जाए। बिछड़ गए हैं तो मंजिल की आरजू कैसी, वाह। बिछड़ गए हैं तो मंजिल की आरजू कैसी,
सफ़र कहाँ का अगर हम सफ़र चला जाए। मुल्क के मुमताज़ शायर अंजुम सलीमी साहब मौजूद हैं। मुमकिन नहीं कि उनसे कुछ सुना न सर जाए। ये हमारे घर की अंजुम सलीमी खुशकिस्मती साहब। होगी। सभी में होता है, मुझ में ज़रा ज़्यादा है। वाह वाह वाह। सभी में होता है, मुझ में ज़रा ज़्यादा है। मेरे वजूद में मैं कम खुदा ज़्यादा। वाह 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 वाह। सभी में होता है, मुझ में ज़रा ज़्यादा है। मेरे वजूद में मैं कम खुदा ज़्यादा है। यूं ही नहीं मिले मानी मेरी खामोशी को। वाह। यूं ही नहीं मिले मानी मेरी खामोशी को। बस अपने आप को मैंने सुना ज़्यादा। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। यूं ही नहीं मिले मानी मेरी खामोशी को। बस अपने आप को मैंने सुना ज़्यादा है। मैं खैर व शर के तवाज़ुन में रहना चाहता हूँ। वाह। मैं खैर व शर के तवाज़ुन में रहना चाहता हूँ। मुझे पता तो चले मुझ में क्या ज़्यादा। आलाते मौसीकी में बांसुरी को एक ख़ास अहमियत हासिल है। मैडम के छोटे साहबजादे हाशिर ज़ैन बहुत खूबसूरत अंदाज में बांसुरी बजाते हैं। आज उनसे बांसुरी सुनते हैं, उनके फ़न का मुज़ाहरा मुलाज़ा कीजिए। शुक्रिया। प्लीज़। वाह। मैडम, आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आपके ख़यालात, आपकी सोच, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात की रोशनी में कुछ फाइनल वर्ड्स। मैं आखिर में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखें, आपका प्रोग्राम, अब जैसे हमने सारा प्रोग्राम किया, और किसी भी शख्सियत के साथ आप प्रोग्राम जब करते हैं तो कुछ अगर व्यूअर्स उससे कुछ सीख कर उठता है और उससे उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव पैदा होता है, क्योंकि रेडियो में भी हम गए हैं जैसे, और वहाँ पर भी मैं यही कहती हूँ, तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि बस सिर्फ कोशिश ये करें कि अगर आप किसी को खुशी नहीं देख सकते तो दुख भी ना दें। आप ना दें खुशी, लेकिन किसी को दुखी भी ना करें, छोड़ दें उसका पीछा और अपनी ज़िंदगी खुद भी गुजारें और दूसरों को भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। वाह, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत मैसेज। लिव एंड लेट लिव। और इससे खूबसूरत मैसेज क्या हो सकता है कि अगर आप दूसरों के लिए, पहली तो बात ये कि आसानियाँ पैदा करनी चाहिए लोगों के लिए, उन्हें जीने दें, खुश करने के लिए कुछ करें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी ज़िंदगी को आज़ार ना बनाएं, और बेहतर तो यही है कि खैर बांटी जाए और आसानियाँ पैदा की जाएं लोगों के लिए। पहले ही ज़िंदगी में बहुत दुख हैं बहुत से लोगों के लिए,
तो जितना आप अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकते हैं, अपने हिस्से की शम्मा जला सकते हैं, वो ज़रूर जलानी चाहिए। इस खूबसूरत मैसेज के साथ प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ बढ़ता है। आज की मेहमान थी एडवोकेट नैयर सुल्ताना राना। आपने उनकी बातें सुनी, उनके ख़यालात सुने, उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।